सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले करने वाले बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी की औलाद के इबरतनाक अंजाम की कहानी। रवात से, जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं रवात का किला है ये, और खासा कदीम किला है। यहाँ पर सारंग गखड़ की और उसके बच्चों की 7 कब्रें थीं जिसको रंजीत सिंह ने बाहर शिफ्ट कर दिया था। वे नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। दोस्तों, ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये सुल्तान सारंग खान गखड़ की है। वो द्वारे हमेशा बसे रहते हैं सूफिया कराम के, जिन्होंने हज़रत इंसान के लिए कुछ अच्छा किया था, आसानी पैदा की थी, राहत का बाइस बने थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं फ़ारिफी, प्यारे पाकिस्तान के शुजा लोगों के इलाके, दलेरों की सरजमीन रवात से। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं रवात का किला है ये, और ख़ासा कदीम किला है। ये कितना पुराना है इसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। रवात किला अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। रवात अरबी ज़बान के लफ्ज़ रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लगवी माने हैं कारवान सराय के। जी हाँ, कारवान सराय कदीम दौर में सराय हुआ करते थे, जिसको अब अंग्रेज़ी में इन कहते हैं, INN इन। तारीख हमें बताती है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए थे ताकि बुत तोड़ सके। कहा जाता है कि सोमनाथ से हासिल होने वाला खजाना 5000 ऊँटों पर लाद कर ले जाया गया। उस दौर में मंदिर सियासत का सरचश्मा माने जाते थे और बैंक भी। लोग अपनी रकमें और सोना चांदी मंदिरों में डिपॉजिट करते थे और उसके एवज कुछ रकम मंदिर को डोनेट कर दी जाती थी। महमूद गजनवी पहला हमलावर नहीं था जिसने सोमनाथ पर हमला किया। उस दौर में दर्जनों रिवायात मिलती हैं कि जब हिंदुओं ने खुद दूसरे इलाकों के मंदिरों को लूटा और उन पर हमला किया, मंदिर फतह करने की सूरत में वहां पर मौजूद मूर्तियों को या तो तोड़ दिया जाता या फिर उस मूर्ति को उठाकर ले जाते थे, जो कि विक्ट्री का निशान था। महमूद गजनवी के हमले से पहले जैन मत के मानने वालों ने सोमनाथ की ईंट से ईंट बजा दी थी। खैर, चलते हैं इस किला रवात से जुड़ी हुई एक दिलदोज कहानी की तरफ। वाकया कुछ यूँ है कि महमूद गजनवी अपने 3 बेटों में से मोहम्मद गजनवी को गजनी और हिंदुस्तान का सुल्तान बनाना चाहता था, मगर महमूद गजनवी का छोटा बेटा मसूद गजनवी मसलन नशीन होना चाहता था। महमूद गजनवी के मरने के बाद उसका बेटा मोहम्मद गजनवी मसलन नशीन हुआ, मगर जल्द ही उसके भाई मसूद गजनवी ने उसका तख्ता उलटकर मोहम्मद गजनवी को अंधा करके कैद में डाल दिया। मसूद गजनवी बहुत बड़ा जंगजू था, मगर तुर्कमानियों के हाथों 2 बार शिकस्त खाई। आखिरी जंग में उसके सिपा सलार तुर्कमानियों के साथ मिल गए और कुछ गुलाम फौजियों ने उसका साथ छोड़ दिया। सुल्तान मसूद गजनवी जान बचाकर मैदान से भाग निकला, गजनी पहुंचा और सारा खजाना 3000 ऊँटों पर लाद कर हिंदुस्तान का रुख किया। इरादा था कि हिंदुस्तान पहुंचकर नए वफादार गुलाम भर्ती करेगा और मुखालिफों का सर कुचलेगा, मगर जब सुल्तान मसूद खजाने से भरे 3000 ऊँट लेकर इस किला रवात में पहुंचा तो उसके फौजियों ने उसको लूट लिया। खजाने से भरे 3000 ऊँट जूतियों में दाल बटने के मुतरादिफ फौजियों और आम जनता ने लूट लिए। खजाना लूटने वालों ने न सिर्फ इस किला रवात का मुहासरा किया, सुल्तान को कैद कर लिया, बल्कि बागी सरदारों को बुलावा भी भेज दिया। बागी सरदार जो कि मोहम्मद गजनवी को सुल्तान बनाना चाहते थे, कैद खाने को तोड़कर अंधे मोहम्मद गजनवी को लेकर इस किला रवात में पहुंचे। यहाँ मोहम्मद गजनवी की ताजपोशी की गई और सुल्तान हिंद बना दिया गया। अंधे सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने मसूद से कहा कि तुमने मुझे तख्त से उतार कर अंधा कर दिया था, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपनी मर्जी से नज़रबंदी के लिए जगह का तयन तुम करो जहाँ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारोगे। सुल्तान मसूद गजनवी ने किला गिरी, जो कि दरिया सिंध के करीब था, में सुकूनत इख्तियार कर ली। कहा जाता है कि सुल्तान मसूद टके टके का मोहताज हो गया था। अरबों रुपए के खजाने का मालिक हिंदुस्तान अपने गुलामों और नवाबों से उधार लेकर गुजारा किया करता था। अंधे सुल्तान हिंद मोहम्मद गजनवी के बेटे अहमद गजनवी ने अपने बाप मोहम्मद गजनवी को गिरफ्तार कर लिया। अहमद गजनवी निहायत घटिया, दगाबाज और मक्कार था। उसने पहला काम यह किया कि सलमान बिन यूसुफ सुबक्तगीन और अली ख्वेशाबंद को साथ लेकर किला गिरी पहुंचा, जहां सुल्तान मसूद को उसके ख़ानदान वालों के सामने बरहना किया, बेलिबास करके किला से बाहर शहर में घुमाया और फिर खूब जलील करके किला में मौजूद एक कुएं में फेंक कर रेत और भारी पत्थरों से कुएं को भर दिया। मसूद के ख़ानदान की औरतों की असमत दरी की गई। सुल्तान महमूद गजनवी के वारिस
दौलत लुटाकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने तमाशा बने रहे। इस किला रवाज से और बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं जो मैं अगले वीडियोस में आपको बयान करूंगा, मगर आज एक मकामी सुल्तान सारंग गखड़ बारे आपको बताता हूं जो मुगलों की फौज के बागी सिपाही शेर शाह सूरी की आंख का कांटा था। दोस्तों, ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये सुल्तान सारंग खान गखड़ की है। आए उस तरफ प्लेट भी लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुल्तान सारंग खान गखड़, मलक तातार खान गखड़, और इसके ऊपर तारीख शहादत भी लिखी हुई है। और मैं आपको बताता हूँ कि बाकी जो आप मेरे इसके गिर्द देख रहे हैं ये सारी इनके बेटों की कब्रें हैं, क्योंकि इन्होंने वफादारी निभाई थी मुगलों के साथ। और शेर शाह सूरी को खदशा था कि अगर गखड़ खानदान मुखालफत करता रहा और मुगलों को सपोर्ट करता रहा तो उसकी हुकूमत जाती रहेगी। लेकिन खैर शेर शाह सूरी एक बम धमाके में मारा गया बारूद के फटने से, और फिर उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने सुल्तान सारंग गखड़ और उनके 16 बेटों को बड़ी बेदर्दी से मारा था। इससे कुछ फासले पर मौजूद है रोहतास का किला, वहाँ पर इनके बेटों की खालें खिंचवा दी थी और जिंदा इंसानों की खालें खिंचवाई थी। 16 कब्रें, और ये सुल्तान सारंग खान गखड़ का की कब्र है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। और ये बड़ा कदीम किला, या इसको आप सराय कह लें, जहाँ लोग गुजरा करते थे। तो मैंने ये आपको दिखाया। और सुल्तान सारंग खान गखड़ इस खिते की शान है, आन है, मान है, तरान है। ये वो गखड़ थे जो यहाँ के मुकामी थे, जिन्होंने अगर वादा किया मुगलों की सपोर्ट करने का तो फिर शेर शाह सूरी को किला रोहतास तामीर करना पड़ा था सुल्तान सारंग खान गखड़ को हराने के लिए। दोस्तों, रवात का ये किला बड़ा कदीम किला है। यहाँ पर अलेक्जेंडर भी आया, और कहा यह जाता है या ख्याल ये किया जाता है कि जब यहाँ पर राजा पोरस की हुकूमत थी, जिसने दांत खट्टे कर दिए थे सिकंदर आजम के, शायद ये किला उस वक्त तामीर किया गया हो या उस वक्त सराय बनाई गई हो। और क्योंकि मैंने आपको बारहा ये बताया कि किले जो हैं ये बार बार तामीर होते हैं, इसकी तंजीरों आराइश की जाती है, तो इसमें बहुत सारी पुरानी कब्रें भी हैं। लेकिन चूंकि गोरा सरकार, अंग्रेज सरकार भी यहाँ रहा, अंग्रेज सरकार के दौर में भी यहाँ पर बहुत सारी जंगें हुई, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब्रें किन की हैं। लेकिन ये जो 2 कब्रें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाली, ये सरदार सारंग खान गखड़ के 2 जर्नैलों की कब्रें हैं। और उस तरफ वो जहाँ टैंकी पड़ी हुई है वहाँ 2 कब्रें हैं, और ये कब्रें उनकी सारंग सरदार के खानदान की 2 खवातीन की कब्रें हैं। उसके पीछे एक आर्च सी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाकियात हैं यहाँ के किसी छोटे से महल की या छोटे से शबिस्तान की। शबिस्तान कहते हैं बादशाह के सोने का कमरा। तो आए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं छोटा मकबरा। ये देखिए, छोटी ईंट भी लगी हुई है इसके अंदर, जैसे इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया हो। लेकिन इस मकबरे का पता नहीं ये मकबरा किसका था। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नाम नहीं बाकी रहते, ताकतवर लोग चले जाते हैं। तो जमीन खा गई आसमां, कैसे 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 नामवर लोग आए, कैसे कैसे ताकतवर लोग आए। और इस किले के हवाले से तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बारहा कब्जा किया, वो चाहे मुगल हो, सिकंदर आजम हो, शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह सूरी हो, या उसके बाद के लोग हों। रंजीत सिंह ने भी यहाँ पर बड़ी तबाही मचाई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की मस्जिद, और ये कदीम मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ऐसा आर्किटेक्चर भी कम देखने को मिलता है। आए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की मस्जिद। दोस्तों, ये कदीम मस्जिद, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इसलिए यहाँ पर चिकें डाल दी गई हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। ये देखिए, ये इसके दरवाजे हैं, छत पर नक्शो निगार ख़त्म हो चुके हैं, ये देखिए। और ये मेंबर है यहाँ का, बड़ी खूबसूरत आर्चीज़ हैं उसी दौर की। और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये दीवार की लंबाई चौड़ाई देखें कितनी है। ये मेरा ख्याल है कम से कम फुटों के हिसाब से है। अगर हम इसको नापना शुरू करें तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6
7 تقریباً 6.25 گٹ چوڑی، اور اس کے بعد بھی یہ کرز بنے ہوئے ہیں. تو سردی سے بچنے کے لیے اس دور میں اتنی موٹی چنائی کی جاتی تھی، اور یہ مسجد یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے. لیکن یہ قدیم مسجد اپنے نقش و نگار کھو چکی ہے، لیکن یہاں پر موجود ہے، اور یہاں آنے والے سیاح اس مسجد کو دیکھ کر بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر عبادت بھی کرتے ہیں. وہ نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دوستو یہ مقبرہ یہاں پر اس قلعہ میں موجود ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے یہ بعد میں مغلوں نے سارنگ اکھڑ کو گفٹ کر دیا تھا، اور اس قلعے کے اندر سارنگ کو دفنایا گیا تھا اس مقبرے میں جو میرے پیچھے ہے، اور اس کے بچوں کو. یہاں پر 7 قبریں ہوا کرتی تھیں، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں سے قبریں اکھڑوا کے یا نکلوا کے باہر شفٹ کروا دی، جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں. آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس قلعے کے اندر، کیونکہ ابھی ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہ قلعہ، اور اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. اس کو پلستر کو اتار دیا گیا، اور اب یہاں ابھی اس حالت میں ہے، لیکن کبھی آپ جلد ضرور دیکھ سکیں گے کہ جب اس کی تزئین و آرائش ہو جائے گی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر سارنگ اکھڑ کی اور اس کے بچوں کی 7 قبریں تھیں، جس کو رنجیت سنگھ نے باہر شفٹ کر دیا تھا، اور وہ قبریں میں نے آپ کو دکھائی بھی ہیں. دوستو یہ دیکھیں، یہ مقبرے کی بڑی مخدوش حالت ہے، لیکن یہ کھڑا ہوا ہے، انٹیکٹ ہے. اب اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، اور پاکستان کے ادارے بڑا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ اس کو بڑی اچھی حالت میں دیکھیں گے. آئے مقبرے کے اوپر چلتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں، اور ان سیڑھیوں میں ہوا کا بڑا اچھا نظام رکھا گیا ہے، اور ہوا بڑی تیزی سے آتی ہے، یہاں سے گزرتی ہے، اور سانہ چڑھنا شروع ہو گیا. یہ اس مقبرے کی چھت کی جانب میں جا رہا ہوں، اور یہ میں آ گیا اس مقبرے کی چھت پر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مقبرے کی چھت ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے، کبھی یہاں پر نقش و نگار ہوا کرتے تھے، اور لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے. وقت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. چھوٹی ٹائل اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس طرف سے اگر ہم جھانکیں تو چمگادڑیں ہوں گی، آواز بھی آ رہی تھی. یہاں سے اس مقبرے کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی، منکیالا اسٹوپا نظر آتا تھا یہاں سے. اب نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے بلڈنگز بنا لی، اور یہاں سے اب آپ کھڑے ہو کر روات کا پورا شہر دیکھ سکتے ہیں. ذرا دکھائیے گا روات کا پورا شہر اس مقبرے سے کیسا نظر آتا ہے. یہ دیکھیں چاروں طرف آبادی ہو چکی ہے. شام کا منظر روات کا بڑا خوبصورت منظر، بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور یہ نیچے قلعہ بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کے لیے مجھے روات آنا پڑا لاہور سے، اور وہ سامنے دور سورج ڈوب رہا ہے. اور یہ مسجد جو میں نے آپ کو اندر سے دکھائی یہاں پر موجود ہے، اور یہ اس کے 3 گنبد ہیں، اور بڑے خوبصورت گنبد. اور مجھے یہاں کے بڑا اچھا لگا. دوستو میں نے بڑی محنت کی. روات بالکل یہاں سے تقریباً 15-20 منٹ کا راستہ ہے پنڈی کا. آپ پنڈی پہنچ جاتے ہیں. شام کا وقت ہے. میں نے آپ کو یہ قلعہ دکھایا. آخر میں صرف وہی بات کروں گا جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ میں جب بھی کسی تاریخی قلعے میں، مقبرے میں یا محل میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے کوئی بتانے والا موجود نہیں ہوتا کہ وہ چاچے دا سی، وہ تائے دا سی، وہ لگڑ دادے دا تے وہ پردادے دا سی. لیکن وہ دوارے ہمیشہ بسے رہتے ہیں صوفیہ کرام کے، جنہوں نے حضرت انسان کے لیے کچھ اچھا کیا تھا، آسانی پیدا کی تھی، راحت کا باعث بنے تھے. مجھے روات کے قلعے سے اجازت دیجیے بابا جی اشفاق صاحب کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
है ना।